चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर का दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर बोर्ड्स एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बोर्ड्स पेपर से पहले आप इसको देख के जरूर जाइएगा। ये जरूरी है, पेपर में प्रोबेबिलिटी इनकी आने की ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर वाला जो क्वेश्चन है उसको करने की अप्रोच क्या होगी उसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है और जिसके ऊपर लैम्डा चार्ज डेंसिटी है। लैम्डा चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली रूप से इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है और ये जो वायर है ये इनफाइनाइट से उतर रहा है, पाताल में घुस रहा है। ठीक है, कुछ पता नहीं है कितना लंबा वायर है ये, बट इसकी लेंथ के बारे में कुछ अता पता अपने को नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले आप इसका ड्रॉ कर लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए बारे में हमें पता है अवे द पॉजिटिव होती हैं, इस वजह से इस चार्ज से सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे द पॉजिटिव हमने डिनोट कर दी। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, चलिए ठीक है। जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होता है गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस बनाएंगे। गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने के लिए मैं येलो कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ गॉसियन सरफेस, आप देख रहे होंगे। ये एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया है। सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इसलिए ड्रॉ किया है ताकि ये वायर से निकलने वाली मैक्सिमम फील्ड लाइंस को अपने अंदर से होकर पास करे। ठीक, आपको एक पॉइंट P है, जिस पॉइंट P पर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी थी। इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉसियन सरफेस पे सबसे पहले आप लेंगे एरिया वेक्टर dA। एरिया वेक्टर क्या होता है इसको हम बताते हैं आपको, एक सेकेंड। पहले हम एरिया वेक्टर ले लेते हैं dA1 dA2। देखिए, फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन E डॉट dA। ठीक है बच्चों, जहां पे dA क्या है, dA का नाम होता है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, इट इज परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड आउटवर्ड सरफेस, आउटसाइड। ठीक है ना। तो अब अगर आप इसमें एरिया वेक्टर ले रहे हैं तो एरिया वेक्टर जो हमारी गॉसियन सरफेस है उसके परपेंडिकुलर है और बाहर की तरफ है। ऊपर वाली सरफेस पे ऊपर की तरफ है, नीचे वाली सरफेस पे कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा, dA3। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, चलिए ठीक है। फॉर्मूला लगाइए, तो फ्लक्स इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन dA1 डॉट प्रोडक्ट है, कॉस थीटा से हटेगा, कॉस A1 के लिए एंगल कितना है, 0। रेड और व्हाइट के बीच में एंगल कितना है, दोनों पैरेलल हैं। अगर पैरेलल है दोनों तो इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल 0, तो कॉस 0 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ EdA2। रेड और व्हाइट के बीच में एंगल कितना है, 90। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो कॉस 90 प्लस ये बताइए A3 और रेड के बीच में एंगल कितना है, 90। क्या लिखें, इंटीग्रल EdA3 cos 90। कोई समस्या यहाँ तक, cos 90 0, cos 90 0, क्या बच गया, फाई इक्वल टू E बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dA। अब ये जो इंटीग्रेशन ऑफ dA है ये है क्या, बेसिकली इट इज अ कर्व पार्ट ऑफ द सिलेंडर। तो इसको हम लिख सकते हैं CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कह सकते हैं। और कोई बताएगा कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बच्चे, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है E इंटू 2πr इंटू L, जहाँ R हमने मान लिया इसकी रेडियस और L मान लेते हैं इसकी लेंथ। कोई समस्या यहाँ तक, इतना क्लियर हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चे, अब देखिए ये जो आपका वायर है इसकी लेंथ के बारे में तो हमें कुछ पता होता नहीं है। ये कहाँ से शुरू हो रहा है, इनफाइनाइट से शुरू हो रहा है, कहाँ जा रहा है, जमीन के अंदर जा रहा है, बहुत लंबा वायर है। बट हमने जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है वो उसके छोटे से पार्ट में ड्रॉ किया। जैसे मान लीजिए इनफाइनाइट वायर है तो इसके इतने से पार्ट में हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है। ठीक, तो इतने से पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी वो कैलकुलेट करते हैं अपने को पहले तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे गॉस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या कहती है, गॉस थ्योरम कहती है फाई इज इक्वल्स टू Q इनक्लोज्ड अपॉन अपसाइलन नॉट।
ये किसका कहना है? ये गॉस थ्योरम का कहना है ना। क्यू इनक्लोज्ड का मतलब क्या होता है? तो क्यू इनक्लोज्ड का मतलब हो गया टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाई गॉसियन सरफेस। जो गॉसियन सरफेस है उससे जितना चार्ज इनक्लोज हो रहा है उसी को बोलेंगे हम लोग क्यू इनक्लोज्ड। ठीक, आप एक बात बताइए, जो इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी दी गई है वो लैम्डा दी गई है। क्वेश्चन में हालांकि बोला है ना लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है? लैम्डा है। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है Q बाई L, द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लैम्डा। ठीक है ना। तो बच्चे यहां से Q इज इक्वल्स टू आ गया लैम्डा इंटू एल, और इसी Q को बोलेंगे Q इनक्लोज्ड, क्योंकि L लेंथ में वायर के कितना चार्ज आ रहा है? लैम्डा L आ रहा है। आई बात समझ में? तो चलिए फॉर्मूले में रख देते हैं। तो इसकी वैल्यू हो गई लैम्डा एल, तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया फाई इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन अपसाइलन नॉट। इक्वेशन नंबर 2 बन गया। पहली इक्वेशन आपको दिखाई दे रही, सेकंड इक्वेशन ये बन गई, और पहली इक्वेशन ये रही आपकी। दोनों में लेफ्ट हैंड पे फाई लिखा हुआ है तो राइट हैंड भी इक्वल होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बन जाएगा? बोलिए, E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन अपसाइलन नॉट बन जाएगा। L से L कैंसिल, तो E इज इक्वल्स टू आ गया 1 अपॉन 2 पाई को अपॉन में ले आओगे तो 2 पाई अपसाइलन नॉट, ये बना, इंटू लैम्डा बाई क्या बचा? R। कोई दिक्कत? ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, तो क्या बन गया? 1 अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। इसको क्या पढ़ते हैं? बोलिए, के। तो कितना आ गया? E इज इक्वल्स टू 2 के लैम्डा बाई आर। दिस इज वॉट? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। और यहां से हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो इसका मतलब है अगर हम ग्राफ बनाते हैं किसके किसके बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में, तो कैसे बनेगा ये ग्राफ? तो इस ग्राफ को बनाने के लिए 1 अपॉन आर, अगर आर धीरे धीरे इनफाइनाइट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0। और अगर आर स्टार्टिंग में 0 होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इनफाइनाइट। तो जब आर 0 पे होगा, तो जब आर 0 पे होगा बच्चे, तब इलेक्ट्रिक फील्ड ई इनफाइनाइट होगी। और जैसे जैसे ग्राफ आगे बढ़ेगा, एक्स एक्सिस में आगे बढ़ेगा ग्राफ, आर में आगे बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे 0 होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटते 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 घटते, ये कुछ और स्लोप में बनेगा थोड़ा सा। ये ग्राफ ऐसे बनेगा। हाँ, आई बात समझ में? कोई डाउट है? ये प्रॉपर एक क्वेश्चन आपका हो गया किसका? कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट लाइन चार्ज ऑफ डेंसिटी लैम्डा। सिमिलरली एक क्वेश्चन और इसी पे आता है, वो क्या आता है उसको देखते हैं। तो देखिए बच्चे, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ एरिया सिग्मा एरिया चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ये क्या सीन है? तो ये 2 क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। देखिएगा जरा, मान लेते हैं हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट है जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली रूप से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? सिग्मा डेंसिटी है, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर दिया गया है। ठीक है ना। हमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी होंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये पॉजिटिव चार्ज है, अवे द पॉजिटिव आएंगी, मतलब ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
ये सारी बन गई क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इसके बाद ड्रॉ करना होता है गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ कर लिए। गॉसियन सरफेस के बाद एरिया वेक्टर dA1, ये भी हो जाएगा कितना, dA1, और ये हो गया कितना, dA2। कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलिए, इतना समझ में आया? ठीक है। एरिया वेक्टर अगर हमने ड्रॉ कर लिया है तो सबसे पहले हम लगाएंगे फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। अभी अभी हमने पढ़ा ऊपर, फॉर्मूला लगाइए, फाई इक्वल टू ई इंटीग्रेशन dA1 प्लस कॉस कितना बनेगा भाई, तो ब्लू और येलो के बीच की लाइन एंगल कितना दिया है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो कॉस 0 हो गया। कोई डाउट यहाँ तक? प्लस इंटीग्रल dA1 कॉस, दूसरे साइड का 1 भी क्या है, कॉस 0, प्लस इंटीग्रल dA2 कॉस A2 और ब्लू के बीच का एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू हो गई कितनी, 0। इतना समझ में आ गया? चलिए, तो फाई इक्वल टू बन गया 2E, बाहर आ गया इंटीग्रल dA1। इसका हम मान लेते हैं एरिया है A, इसका एरिया कितना है, A। तो यहाँ से फाई इक्वल टू क्या बन गया, 2EA, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतने में कोई डाउट है किसी को? नहीं, आगे बढ़े। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन A। तो Q इज इक्वल्स टू कितना हो गया, सिग्मा इंटू A। तो अगर हम गॉसियन सरफेस की बात करें तो इससे इनक्लोज चार्ज कितना है, जितना वाइट वाले हिस्से में आ रहा है वही तो चार्ज इनक्लोज हो रहा है, तो उतना चार्ज हो गया हमारा Q इनक्लोज्ड, और इसको हम लिख सकते हैं कितना, सिग्मा इंटू A। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई इक्वल्स टू क्या बन गया, Q इनक्लोज्ड अपॉन अपसाइलन नॉट। तो फाई इक्वल टू आ गया सिग्मा A अपॉन अपसाइलन नॉट। आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 2, हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, एक फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही क्या दिए गए हैं, फाई। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 2EA इक्वल टू सिग्मा A अपॉन अपसाइलन नॉट। इतना समझ में आ गया सबको? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? अब क्या होगा बच्चे, A से A कैंसिल, E इक्वल टू कितना आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लो, दिस इज द आंसर, न्यूटन पर कूलम। कोई डाउट है किसी को? बोलिए। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट कीजिए।